नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर आज की इस नई एनसीईआरटी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी, जिसका नाम है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य के ऊपर आधारित है ये कंप्लीट चैप्टर। एंड इस चैप्टर का पार्ट 1 आ चुका है। जिन लोगों ने इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, वीडियो की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जाकर के आप पार्ट 1 को जरूर देख लेना। क्योंकि पार्ट 1 में हमने समझा था कि विजयनगर साम्राज्य, ये साम्राज्य कैसे बना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहां पर की गई, कैसे की गई, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। एंड इस पर प्रश्न भी आते हैं, तो इसको आप लोग जरूर देख लेना। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। एंड फिर इसके बाद में हम्पी की खोज कैसे की गई, विजयनगर साम्राज्य का जब विघटन हो गया, यानी कि जब इस साम्राज्य का अंत हो गया, तो इसके बाद में इस शहर को वहां के लोगों ने हम्पी के नाम से याद रखा था। तो हम्पी की यानी कि विजयनगर साम्राज्य की खोज कैसे की गई, कॉलिन मैकेंजी कौन थे, इनके बारे में भी प्रश्न आ जाते हैं। इसको भी हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। राय, नायर और सुल्तान, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली विजयनगर के जो शासक थे वो अपने आप को राय कहना पसंद करते थे, तो उनको लोग राय कहा करते थे। नायक कौन होता है आप सभी लोग जानते हैं, और सुल्तान, इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया पार्ट 1 में ही। घोड़े, हाथी और लोग, देखो उस समय पर क्या था कि गजपति शब्द हो गया, अश्वपति शब्द हो गया, नरपति शब्द हो गया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था राजाओं के लिए, ठीक है। तो इन शब्दों का कहां कौन क्या प्रयोग किया करता था, ये हमने डिस्कस किया है पार्ट 1 में, आप जाकर के जरूर देख लेना। पार्ट 1 में ही हमने डिस्कस किया था शासक और व्यापारियों के बारे में। देखो आज के टाइम पर देखो, या फिर हम पुराने टाइम पर देखें, दोनों ही समय में जो राजा होता है, राजा की आमदनी का जो मुख्य स्रोत होता है, या फिर हम राजा को हटा देते, किसी एक देश की आमदनी का जो मुख्य स्रोत होता है, या फिर राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत होता है, वो होता है व्यापार। क्या होता है? व्यापार से ही। आज भी अगर आप देखते हो तो हम लोग व्यापार के माध्यम से ही पैसा कमाते हैं। हम यूरोप को देखते हैं, वो हथियार बेच के पैसा कमाते हैं। हमें अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ की सब्जियां बाहर जाती हैं, गेहूं बाहर जाते हैं। चाइनीज जो चाइना है, मोबाइल बाहर बेचता है। इसके अलावा आजकल अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया में चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। इसी तरह से व्यापार के माध्यम से पहले भी देश पैसा कमाते थे, आज भी कमाते हैं। तो व्यापार शासक कैसे किया करते थे, एंड व्यापार कहां कहां पर कैसा होता था, ये हमने डिस्कस कर लिया था यहां तक पार्ट 1 में। इस चीज को भी हम पार्ट 1 में ही डिस्कस करने वाले थे, राज्य का चरमोत्कर्ष पर पतन। बट ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। इस टॉपिक के बारे में अगर हम एनसीईआरटी में बात करते हैं इस चैप्टर में, तो जानकारी कम दी गई है। क्या है कि ऊपर ऊपर की बात कह दी गई है कि हाँ ऐसा से ऐसा हुआ था, बट गहराई से टॉपिक को नहीं समझाया गया है। अगर आप गहराई से इसको नहीं समझोगे तो ये टॉपिक आपको अधिक समय तक याद नहीं रहेगा, और हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन भी बना रहे। इसलिए हमने ये कहा था कि हम इस टॉपिक को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि राज्य का चरमोत्कर्ष पर पतन कैसे हुआ, एंड राज्य चरम उत्कर्ष पर पहुंचा कैसे था। इसके बाद में पार्ट 2 में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया राय और नायक, ठीक है, ये थे कौन। राय और नायक के बारे में हम मैप के माध्यम से भी समझेंगे कि पूरा साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था। एंड इसके बाद में हम समझेंगे शहर के विषय में, इस शहर की खोज कैसे की गई, शहर के विषय में खोज जो हुई थी, इसको डिस्कस करेंगे। यहां तक हमारा पार्ट 2 चलेगा। एंड जिन लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज जाकर के जरूर देख लीजिएगा। एंड जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के नोट्स जिनको लेने हैं, नोट्स के लिए आपको देखो पेमेंट करना होगा। एंड हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज हमने नोट्स की लिंक भी दे दी है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट स्टोर से हमारे नोट्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, हाँ, एक बार हम मैप में समझ लेते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य था, ये अपने चरमोत्कर्ष पर कहां से कहां पर पहुंच गया था। क्योंकि मैप थोड़ा सा हमने दूर रखा है, तो हम बार बार मैप की तरफ आकर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये आपकी कृष्णा नदी है, ठीक है, ये आपकी कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी के नीचे, ठीक है, ये आपका विजयनगर, आप देखो शहर है। और विजयनगर जो साम्राज्य था अपने चरमोत्कर्ष पर यहां तक फैल गया था पूरा, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बन गया था, ठीक है। अपने चरमोत्कर्ष पर ये समुद्र तक आकर के, जो आपका समुद्री इलाका, ये समुद्री भाग आ जाता है, यहां तक इसकी सीमा पूरी जुड़ गई थी, ठीक है।
रामेश्वरम तक, हाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, पूरे इस इलाके तक अगर आप देखोगे तो चरमोत्कर्ष पर आपका विजयनगर साम्राज्य फैल गया था। एंड इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये आपका वारंगल है जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। ये आपका बीजापुर है, बीजापुर हो गया, वारंगल है। इनके सुल्तानों के साथ में, इनके राजाओं के साथ में जो विजयनगर साम्राज्य, इसका द्वंद्व चलता रहता था, तो ये हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। तो हमने बता दिया ये आपका वारंगल है। और वारंगल की अगर हम बात करते हैं तो वारंगल में काकतीय राजा का राज था पहले, जिसके सामंत थे हरिहर और बुक्का, जिन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि भैया इस राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन, यानी कि राज्य का चरमोत्कर्ष पर कैसे राज्य पहुंचा एंड उसके बाद में इसका पतन कैसे हुआ। राजनीतिक सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। क्या कहा जा रहा है, कहने का अर्थ यहाँ पर यह, जो आपका विजयनगर साम्राज्य है, अगर आप इसकी राजनीतिक स्थिति देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं जिन्होंने सत्ता की साझेदारी की, यानी कि यहाँ पर आकर के राजा बने। पहले तो आपको मिलते हैं शासकीय वंश, यानी कि ऐसे लोग जो शासक परिवार से थे। दूसरा सैनिक कमांडर। सैनिक कमांडर में कौन आते हैं, सैनिक कमांडर में आपके आते हैं कौन से लोग, वो लोग आते हैं जो सामंत हुआ करते थे कभी ना कभी। अब सामंत किसे कहते हैं, तो सामंत वो लोग होते हैं, जैसे पहले होता क्या था, राजा लोग क्या करते थे, भाई इतना बड़ा इलाका है राजा के पास में, ठीक है, अब राजा के पास में इतनी बड़ी सेना नहीं होती थी कि वो पूरे इलाके को अपना कंट्रोल कर सके एंड जितने भी युद्ध हो रहे हैं उन युद्धों को भी एक साथ में कंट्रोल कर सके, युद्ध लड़ भी सके। तो राजा क्या करते थे, छोटे छोटे इलाकों को पूरे राज्य को कई पार्टों में डिवाइड कर देते थे, ठीक है। जैसे कि ये एक पार्ट है, इस एक पार्ट का कोई एक मुख्य व्यक्ति चुन लिया और उससे कहा गया कि आप इस इलाके में पूरे में क्या करोगे, राजस्व की वसूली करोगे, जिससे अपना खर्चा चलाओगे और आपको इतनी बड़ी सेना रखनी होगी, जितनी बड़ी आपकी सेना होगी उसी हिसाब से आपको इलाका मिलेगा और जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी आप अपनी सेना को हमारे पास भेजोगे, ठीक है, और आप हमारे प्रतीक के रूप में यहां पर रहोगे कि भाई हम उन राजा के अधीन हैं और उनके सामंत हैं, ठीक है, उनके सामंत हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हो सैनिक कमांडर हैं जिन, और हमारे पास में सेना है और हम पूरे राज्य इतने इलाके का नियंत्रण अपने पास रखते हैं, ठीक है। और समय समय पर जो ये सामंत होते थे राजा के पास जाते थे और जाकर के अपनी बात को रखते थे और राजा भी क्या करते थे, सैनिक, ये जो सैनिक कमांडर या फिर सामंत थे, इनके ऊपर अपना दबदबा दिखाने के लिए, अपनी मतलब ये दिखाने के लिए कि भाई राजा राजा होता है, सामंत सामंत होता है, ये दिखाने के लिए इनको ट्रांसफर कहते रहते हैं। यहाँ के सामंत को यहाँ पर भेज दिया, यहाँ के सामंत को यहाँ पर भेज दिया, इनके ट्रांसफर भी करते रहते थे, ठीक है। तो सैनिक कमांडर क्या कौन होते हैं और राज शासकीय वंश कौन होते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भैया जो आपका विजयनगर साम्राज्य है, यहाँ पर किस प्रकार से किसने किसने राज किया। देखो, अगर हम सबसे पहले राजवंश की बात करते हैं तो पहले राजवंश जो कि संगम वंश कहलाता है, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, जिसमें हरिहर और बुक्का आते हैं जिन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो संगम वंश ने 1485 तक नियंत्रण रखा। अब यहां पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि संगम वंश ने, हम ये तो मान लेते हैं कि भाई 1485 तक नियंत्रण रखा, पर कब से कब तक नियंत्रण रखा एंड इसमें कितने शासक हुए, क्या क्या हुआ, हमें पूरा इतिहास एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। ये हमको कहां से पता चलेगा, तो ये बताने के लिए ही मैंने इस पार्ट को अलग रखा है। देखो, संगम वंश में सबसे पहले जो आप अगर आप देखोगे तो राजा होते हैं 1336 से लेकर के 56 तक राज करते हैं हरिहर प्रथम, ठीक है। हमने आपको बताया था कि संगम वंश की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नाम के दो लोगों ने मिलकर के, ठीक है। और हरिहर जो था उसने सबसे पहले वो राजा बना था। कब बना था, याद रखना 1336 में हरिहर राजा बना था, ठीक है। और 36 से लेकर के 56 तक इसने यहाँ पर राज किया था। अब हरिहर के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि इसने कैसे राज किया था, क्या क्या हुआ था, इसके शासनकाल के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। बेसिक बातें बता देते हैं। देखो, हरिहर प्रथम जब सिंहासन पर बैठा था तो इसका राज्य नया था और जब नया राज्य था तो आसपास के इलाकों ने इसके ऊपर आक्रमण करके इसको अपने राज्य मिलाने की भी कोशिश की होगी, ऐसा हुआ था। देखो, मैसूर के शासक थे जिनका नाम था होयसल राजा, ठीक है। मदुरई बार नाम आ रहा है, मैसूर के, ठीक है, मैसूर के राजा होयसल राजा थे और मदुरई के सुल्तान थे, ठीक है। तो मैसूर के राजा और मदुरई के सुल्तान, इन दोनों के साथ में किनको हरिहर प्रथम को युद्ध करना पड़ा था, ठीक है। इनके साथ में युद्ध होता रहता था। अब जो मदुरई का सुल्तान था
ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा महत्वाकांक्षी था, इसलिए उसने क्या किया था, होयसल राजा को पराजित कर दिया था, मैसूर के राजा को पराजित किया था मदुरै के राजा ने, ठीक है। और पराजित करने के बाद में क्या किया, उसकी हत्या कर दी थी। अब जब उसकी हत्या कर दी गई तो संपूर्ण साम्राज्य पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। किसने, देखो यहां पर दो बातें कही जा रही हैं। एक तो आते हैं आपके सामने मैसूर, ठीक है, एक आता है आपके सामने मैसूर, ठीक है, मैसूर, और दूसरा आता है आपके सामने मदुरै। क्या आता है, मदुरै, ठीक है, मदुरै। जो मैसूर का शासक था, ठीक है, और जो मदुरै के शासक थे, मदुरै के सुल्तान थे, और जो आपका मैसूर आता है इसके होयसल राजा थे। तो इन दोनों के साथ में हरिहर प्रथम का युद्ध हुआ था। लेकिन क्या हुआ, जो मदुरै के सुल्तान थे उसने मैसूर के राजा को, इनके राजा को क्या किया, इनके साथ में युद्ध किया, पराजित किया और इनकी हत्या कर दी। जब मदुरै के राजा ने मैसूर के राजा को मार दिया तो मैसूर के राजा का पूरा का जो राज्य था इसका नियंत्रण चला गया मदुरै के हाथ में, ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब चूंकि होयसल के राज्य का विघटन हो चुका था, यानी कि मैसूर का विघटन हो चुका था, तो विघटन के बाद में जो हरिहर और बुक्का हैं इनको एक मौका मिल गया कि ये पूरे के पूरे राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें। तो 1346 तक आते आते क्या हुआ, इन्होंने मदुरै से युद्ध भी किया और साथ ही साथ क्या किया, पूरे के पूरे होयसल राज्य के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करने का, उसको अपने विजयनगर साम्राज्य में मिलाने का प्रयास भी किया। और 1336 तक आते आते उस पूरे साम्राज्य को, किस साम्राज्य को, होयसल राजा के साम्राज्य को, जिसे मैसूर कहा गया था, उस पूरे मैसूर राज्य को अपने विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। किन्होंने, इस हरिहर और बुक्का ने मिलकर के, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने मिलकर के। अब क्या हुआ कि भाई 1346 तक आते आते जो ये आपका मैसूर था वो पूरा का पूरा हिस्सा बन गया था विजयनगर साम्राज्य का। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं कि भाई जब ये मैसूर राज्य को अपने विजयनगर साम्राज्य में मिला रहे थे तब मदुरै का राजा क्या कर रहा था, याद रखना, मदुरै के राजा के साथ में विजयनगर साम्राज्य का 4 दशक यानी कि लगभग 40 सालों तक संघर्ष चला था, ठीक है। कभी युद्ध होता था, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था, 40 सालों तक इनका संघर्ष चलता रहा था। यह बात आपको याद रखनी होगी। अब जब क्या हुआ, पहले राजा बना था हरिहर प्रथम, ठीक है, जिसने 1336 से लेकर के 56 तक राज किया। 56 के बाद में राज आता है बुक्का प्रथम का, ठीक है, बुक्का आ जाते हैं, ठीक है। बुक्का ने राज किया है 1300, लिख लीजिएगा, 1356 से लेकर के 77 तक, ठीक है। इसने 21 सालों तक यहां पर राज किया, ठीक है। और जब ये राज कर रहा था यहां पर तो इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और लगभग 4 दशक तक जो आपका मदुरै के सुल्तान है उनके साथ में युद्ध विजयनगर साम्राज्य का चला था, ठीक है। जब 4 दशक तक युद्ध चला था तो युद्ध चलने के बाद में क्या हुआ था कि पूरा का पूरा, अगर आप देखोगे तो जो मदुरै राज्य है, ठीक है, इसको विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। एक बार थोड़ा सा हम डिटेल में यहां पर जाते हैं कि आखिरकार जो आपके ये हरिहर प्रथम है और बुक्का प्रथम है इनका राज कैसा रहा। तो हरिहर प्रथम जो थे ये भी ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध करके अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया और कूटनीति का इस्तेमाल किया। बुक्का प्रथम ने भी कूटनीति का इस्तेमाल किया और अपने राज्य का विस्तार किया। लेकिन जो बुक्का प्रथम है इसने अपने राज्य का विस्तार रामेश्वरम तक विस्तारित कर दिया था, जो कि अगर आप देखोगे तो हमारा दक्षिण का एंडिंग पॉइंट लगभग पहुंचने ही वाला होता है रामेश्वरम के आसपास, ठीक है। तो रामेश्वरम तक बुक्का ने अपने साम्राज्य को पहुंचा दिया। फिर बुक्का ने 1377 तक राज किया, 1377 तक। और इसके बाद में राज्य आता है किनका, हरिहर द्वितीय का, ठीक है। हरिहर द्वितीय ने 1377 से लेकर के 1404 तक राज्य किया। कब से, 1377 से लेकर के 1404 तक राज किया, ठीक है। और जो अगर हम बात करते हैं हरिहर द्वितीय की तो इनका भी जो शासन काल है वो काफी अच्छा रहा है। इन्होंने प्रादेशिक विस्तार की नीति को अपनाया, यानी कि अपने राज्य को आगे बढ़ाना, अपने राज्य का विस्तार करना, विस्तार की नीति को इन्होंने भी आगे बढ़ाया। और इनके ही टाइम पीरियड में मदुरै पर विजय प्राप्त की गई और मदुरै को पूर्ण रूप से विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया, ठीक है। इसके बाद में जो आपका ये हरिहर द्वितीय मिलते हैं, इन्होंने काफी सारी लड़ाइयां लड़ी, ठीक है। लड़ाइयां लड़ने के अलावा श्रीलंका पर भी इन्होंने आक्रमण किया और वहां से भी कर वसूलना शुरू कर दिया। और इसने महाराजा धीराज और इसके साथ ही साथ राज परमेश्वर की उपाधि को भी धारण किया था। किसने, याद रखना, हरिहर द्वितीय ने। ये स्टोरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है बट एनसीईआरटी में नहीं दी गई, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। ये जो राजा हुए हैं,
ठीक है, इनका इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स बातें नहीं पता होंगी संगम वंश की तो आपको संगम वंश याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो 1485 से लेकर के 1336 से लेकर के 1404 तक का इतिहास हमने समझ लिया कि भैया 1336 में राजा बने हरिहर प्रथम, ठीक है, जिन्होंने 1356 तक राज किया। फिर 1356 से लेकर के 1377 तक राज किया किन्होंने, बुक्का प्रथम ने। फिर हरिहर द्वितीय आते हैं जिन्होंने 1377 से लेकर के 1404 तक राज किया। एंड जो हरिहर द्वितीय थे इन्होंने महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि को धारण किया, और इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कहां तक कर लिया, हमारे दक्षिण भारत के एंडिंग पॉइंट तक। एंड उसके बाद में श्रीलंका से भी इन्होंने कर को वसूला। इनके बाद में हरिहर द्वितीय के बाद में राज करते हैं देवराय प्रथम, जिन्होंने 1406 में अपना राज्यारोहण किया। 1406, ठीक है, 1406 से लेकर के 1422 तक इन्होंने यहां पर राज किया, कि इन्होंने देवराय प्रथम ने। इसके बारे में एनसीईआरटी में जानकारी नहीं दी गई है, शायद क्लास 7 में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई थी, अगर आपने पढ़ी होगी तो वहां पर मिला होगा। हाँ, अब अगर हम देवराय प्रथम की बात करते हैं तो देखो, जब हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के समय अनिश्चितता फैलने लगी थी, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली राजा था और इसने अपने प्रदेश का विस्तार भी किया था। जब इसकी मृत्यु हो गई तो राज्य में क्या हो गया, धीरे धीरे अनिश्चितता फैलने लगी, और इनके बाद में देवराय प्रथम ने सिंहासन को अपने अंडर कर लिया। ठीक है, जो कि संगम वंश से ही आते हैं। ठीक है, देवराय प्रथम राजा बना। जब देवराय प्रथम राजा बना तो इसके काल में क्या हुआ, काफी सारे अगर आप देखो तो युद्ध इन्होंने भी लड़े, जिसमें बहमनी सुल्तान आता है फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह के साथ में इनका संघर्ष हुआ। जब फिरोज शाह के साथ में इनका संघर्ष हुआ तो देवराय प्रथम जो था इस संघर्ष में पराजित हो गया। ठीक है, जो देवराय प्रथम था इसका जब फिरोज शाह के साथ में युद्ध हुआ तो इसमें पराजित हो गया। जब पराजित हो गया तो पराजित होने के बाद में इन दोनों के बीच में एक संधि हुई। किसके बीच में, देवराय प्रथम और फिरोज शाह के बीच में। संधि किस प्रकार की हुई, संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। देवराय प्रथम ने संधि की थी कि भैया 10 लाख हुण हम आपको देंगे, साथ में मोती देंगे। ठीक है, और हाथियों की बहुत बड़ी संख्या देनी पड़ी थी। क्या, 10 लाख हुण दिए थे। ठीक है, 10 लाख हुण दिए। ठीक है, इसके अलावा मोती दिए। ठीक है, उस समय मोती जो थे काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। हाथी दिए। ठीक है, हाथियों की, एक मिनट, हाथियों की बहुत बड़ी सेना दी थी। ठीक है, हाथियों की बहुत बड़ी सेना दी इन्होंने। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो केवल इतना ही नहीं दिया, साथ ही साथ शांति में स्थायित्व हेतु, यानी शांति बनी रहे इसके लिए अपनी बेटी की शादी, अपनी पुत्री का विवाह बहमनी सुल्तान के साथ में इन्होंने कर दिया था। कि इन्होंने, याद रखना, देवराय प्रथम ने। ठीक, क्योंकि देवराय प्रथम यहाँ पर युद्ध हार गया था, तो हारने के बाद में इसको यहाँ पर अपनी बेटी का जो विवाह है वो सुल्तान के साथ में करना पड़ा। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं हुआ, विजयनगर साम्राज्य का एक इलाका था बांकापुर नाम से। ठीक है, तो बांकापुर वाला जो इलाका था, क्षेत्र था, वो भी बहमनी सुल्तान लेकर के गया। अगर ये संधि नहीं की जाती तो क्या होता है जानते हो, पूरे साम्राज्य को लूट करके फिरोज शाह लेकर के यहां से चला जाता। ठीक है, और जितने भी महिलाएं हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार होता और भी बहुत बड़े बड़े कांड होते। फिलहाल जब इन्होंने मतलब यहां पर संधि कर ली तो संधि करने के बाद में अपने राज्य को विनाश से यहां पर बचा लिया। आगे बढ़ते हैं, देवराय प्रथम ने राज किया था 1406 से लेकर के 1422 तक। हाँ, 1422 तक इन्होंने राज किया था। 1422 में आते हैं देवराय द्वितीय, जो जिनका राज्य स्टार्ट होता है। देवराय द्वितीय ने 1422 से लेकर के 1446 तक राज किया था। याद रखना, कहां से, 1422 से लेकर के 46 तक राज किया। और अगर हम इनकी बात करते हैं देवराय द्वितीय की, तो ये देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे महान शासक कहलाए और सबसे प्रतापी शासक कहलाए। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ तो इसको भी हम समझ लेते हैं। इसे इम्मादी देवराय, प्रौढ़ देवराय और गजवेटिका के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसको इनके राज्य के लोगों ने कहें या फिर विद्वानों की बात करें, 3 नाम दिए गए थे। एक नाम इनको मिलता है इम्मादी देवराय। ठीक है, दूसरा नाम इनको मिलता है प्रौढ़ देवराय और तीसरा नाम मिलता है गजवेटिका। गजवेटिका का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। ठीक है, इनको 3 नामों से जाना गया। और इसने क्या किया था, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था। ठीक है, मुसलमानों को सेना में शामिल कर लिया और अरब से घोड़ों का निर्यात किया, यानी कि इन्होंने व्यापार भी किया।
ठीक है, व्यापार भी किया और क्या किया, मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया। ठीक है, इन्होंने मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया, अपनी सेना को प्रशिक्षण दिया, विदेश से यानी कहां से, अरब से घोड़ों का आयात करवाया। इसके बाद में 16वीं सदी में अगर आप देखोगे तो एक पुर्तगाली लेखक आता जिसका नाम है नूनिज। ठीक है, और उस लेखक ने अपनी लेख में ये बताया है कि जो ये आपके देवराय द्वितीय मिलते हैं, इन्होंने अपना इतना विस्तार करके रखा था, इनका इतना खौफ था कि आसपास के जो इलाके थे वो इनको कर दिया करते थे। उसमें इन्होंने कुछ का नाम भी बताया है जिनमें आपको मिलता है, सबसे पहले नाम आता है क्विलोन का, दूसरा मिलता है श्रीलंका का, तीसरा मिलता है पुलिकट का, तीसरा मिलता है पेगु का, इसके बाद में वर्मा हो गया, मलाया हो गया। ये सारे के सारे राज्य देवराय द्वितीय को आकर के क्या करते थे, कर दिया करते थे। इतना प्रतापी राजा ही हुआ है। और केवल इतना ही नहीं, ये साहित्य का भी, ठीक है, ये साहित्य का भी बहुत बड़ा समर्थक था और इस समर्थक के साथ साथ महान संरक्षक भी था। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में भी इन्होंने काफी अधिक योगदान दिया। अच्छा, देवराय द्वितीय ने जो राज किया था 1422 से लेकर के, ठीक है, 1422 से लेकर के 1446 तक राज किया था। ठीक है, अब 46 के बाद में राजा कौन बना, क्योंकि यहां पर तो कहा गया है कि 1485 तक संगम वंश का नियंत्रण रहा था, तो 1446 से लेकर के 1465 तक राज किया था किन्होंने, मल्लिकार्जुन ने। क्या नाम इनका, सॉरी, मल्लिकार्जुन नाम है इनका। मल्लिकार्जुन ने यहां पर देवराय द्वितीय के बाद में राज किया। लेकिन एक बात आपको देखो समझनी होगी यहां पर, जो बात देवराय द्वितीय में थी, जितना शक्तिशाली शासक देवराय द्वितीय था उतने शक्तिशाली शासक मल्लिकार्जुन नहीं थे। ठीक है, मल्लिकार्जुन ने राज जरूर किया था 1400, अगर हम बात करते 46 से लेकर के और 1465 तक, बट ये इतने शक्तिशाली राज शासक नहीं थे। इनके समय में भी राज्य में क्या था कि जो सामंत वर्ग था वो उत्पात उसने मचाना शुरू कर दिया था। और मल्लिकार्जुन के बाद में शासक बने थे विरूपाक्ष द्वितीय, जिन्होंने 1465 से लेकर के 1485 तक राज किया था। ठीक है, अब 1485 तक का ही संगम वंश का इतिहास आपको देखने को मिलता है। 1485 के बाद में आते हैं सुलुभ वंश के शासक। ठीक है, सुलुभ वंश जो कि सैनिक कमांडर थे, यानी कि सामंत थे पहले, इन्होंने क्या किया था, संगम वंश के शासकों को उखाड़ कर और फेंक दिया था कि भाई अब तुम यहां से जाओ। ठीक है, अब हमारा यहां पर साम्राज्य स्थापित होगा। ठीक है, कैसे स्थापित हुआ, अब इस चीज को समझो। देखो, देवराय द्वितीय की जब मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद में उसके राज्य में उथल पुथल मचनी शुरू हो गई। जो सामंत वर्ग था, ठीक है, उसने क्या किया था, उसने ये देख लिया था कि राजा तो मर चुका है। ठीक है, मतलब राजा अब सिंहासन पर नहीं है। अब चूंकि राजा सिंहासन पर नहीं है तो राज्य पर हम आसानी से कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, और अब हमें दबाने वाला कोई नहीं रह गया। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मल्लिकार्जुन ने इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाए, क्या विरूपाक्ष द्वितीय जो बाद में राजा बने ये यहां पर कुछ नहीं कर पाए? समझो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, एक एग्जाम्पल के माध्यम समझो। सपोज दैट कि आप भाई एक बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहे हो, एक बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल है जिसमें 5 गियर हैं। ठीक है, और चौथे गियर पर जाते ही ये गाड़ी जो है 100 की स्पीड पा लेती है। आप चौथे के गियर में चल रहे हो, 100 की स्पीड में रोड पर चल रहे हो, बड़ा धूमधाम से चल रहे हो। ठीक है, अब क्या है कि 100 के ऊपर 100 की स्पीड तक चलते चलते आपको लगा कि चौथे गियर में ताकत कम होने लगी। ठीक है, एक लेवल आता है कि भाई 30 की स्पीड तक पहला गियर बढ़िया चलेगा, 30 के बाद में 50 की स्पीड तक, 60 की स्पीड तक दूसरा गियर हो गया, तीसरा गियर आपका 80 की स्पीड तक बढ़िया चल रहा है, चौथा गियर 100 की स्पीड तक बढ़िया चल रहा है। आपको लगा कि हाँ भाई 100 की स्पीड तक हम आ गए, अब हमको एक अगले गियर की आवश्यकता है। यानी जैसे कि देवराय द्वितीय जो है उसने 1442 से 46 तक अपने राज्य को बहुत ही चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, सबसे महान शासक बना। अब एक नए शासक की आवश्यकता है जो इस राज्य को और आगे लेकर के जाए। ठीक है, जिस तरह से गाड़ी को जब 100 की स्पीड में आप पहुंच गए और आपकी गाड़ी में 5 गियर हैं, अब आपको 5वें गियर की आवश्यकता है। ठीक है, अब अगर 5वां गियर आप वहां पर डालते हो, ठीक है, तो गाड़ी को ताकत मिलेगी और आगे जाएगी गाड़ी, मतलब स्पीड उसकी बढ़ेगी। लेकिन अगर 5वें गियर की जगह आप तीसरा गियर कर देते हो, चौथे गियर से तीसरे गियर पे आ जाते हो, तो क्या होगा, गाड़ी की ताकत कम हो जाएगी और गाड़ी धीरे धीरे डिसबैलेंस होने लगेगी और अपने आप रुकने लगेगी, गाड़ी की स्पीड कम होने लगेगी। क्योंकि तीसरा गियर जो है चौथे गियर की तुलना में कम ताकतवर है और 5वां गियर जो है वो चौथे गियर की तुलना में ज्यादा ताकतवर था। आपने 5वें की जगह तीसरा गियर यहां पर डाल दिया है। इसी तरह से देवराय द्वितीय जो था उसको आप मान सकते हो चौथा गियर। ठीक है, चाहिए था 5वां गियर,
ठीक है, यानी कि उससे ज्यादा ताकतवर राजा। लेकिन हुआ क्या, उससे कम ताकतवर राजा यहां पर स्थापित हुआ जिसका नाम था मल्लिकार्जुन। ठीक है, और मल्लिकार्जुन के बाद में जो शासक आया विरूपाक्ष द्वितीय, वो मल्लिकार्जुन से भी ज्यादा गिरा हुआ था। तो यहां पर क्या हुआ, जो साम्राज्य का राज सिंहासन था उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी, सत्ता की ताकत कम होने लगी। ठीक है, जब सत्ता की ताकत कम होने लगी तो स्पीड भी कम होने लगी। अब जो आसपास के सामंत वगैरह लोग थे, सामंत लोग जो थे वो सर उठाने लगे कि भाई अब राजा में ताकत कम है, अब हम राजा बन के दिखाएंगे। ठीक है, यहां पर यह चीज होने लगी। अब इसमें सुलभ जो थे, सुलभ जो थे ये सैनिक कमांडर थे। ठीक है, और इन्होंने 1503 तक, 1485 से लेकर के 1503, कहीं कहीं पर आपको 1505 लिखा हुआ मिल जाता है, कहीं कहीं पर 1503 लिखा हुआ मिलता है। 1503 तक इन्होंने यहां पर सत्ता पर अपनी मतलब पकड़ रखी। अच्छा, अब हमने जब सुलभ के बारे में बात कर ही ली थी तो इनका थोड़ा सा इतिहास और हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य को अगर आप देखोगे तो यहां पर ज्येष्ठाधिकार संबंधी कोई नियम था नहीं कि भाई राजा का बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा या सबसे छोटा बेटा राजा बनेगा, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं था। ठीक है, और जब यहां पर आप देखोगे देवराय द्वितीय की मृत्यु हुई या फिर देवराय द्वितीय जब सिंहासन से हटा तो सिंहासन को लेकर के काफी उथल पुथल मचने लगा था। ठीक है, इसी चीज का फायदा उठा करके जो सामंत थे, ठीक है, राजा के मंत्री थे जिनका नाम था सालुब। ठीक है, इनके मंत्री थे सुलभ। ठीक है, सुलभ ने एक नए राजवंश की स्थापना कर दी जिसका नाम हो गया सुलभ वंश। ठीक है, और सुलभ वंश में सबसे पहला राजा हुआ था सालुब नरसिंह। ठीक है, सालुब नरसिंह, जिसने 1485 से लेकर के कब तक राज किया, 1490 तक राज किया था। केवल 5 साल तक ही राज कर पाए। इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो सुलभ वंश का जो इतिहास देखने को मिलता है वो बहुत ही छोटा, अल्प, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये बहुत ही कम समय तक इन्होंने अल्प जीवित रह पाए। इनका जो साम्राज्य था, इस वंश का जो राज था वो अल्प जीवित रहा था, इनकी बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। क्योंकि इस पूरे के पूरे सुलभ वंश का जो इतिहास आपको देखने को मिलता है वो 1485 से लेकर के 1403 या फिर आप कह सकते हैं 1405, लगभग हम कह सकते हैं 15 से 20 साल के मतलब इनका पूरा का पूरा इस वंश का इतिहास रहा है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे इस साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, तो जब सुलभ नरसिंह राजा बना तो इसने केवल 1590 तक राज कर पाया। सुलभ नरसिंह का एक बेटा था जिसका नाम था इमादी नरसिंह। ठीक है, जब सुलभ नरसिंह जो थे हाँ, सुलभ वंश के जो ये शासक थे ये बहुत ही समय तक जीवित नहीं रह पाए थे। ठीक है, और जब लंबे समय तक ये जीवित नहीं रह पाए तो यहां पर इमादी नरसिंह जो था, जो सुलभ नरसिंह का पुत्र था, इसका एक संरक्षक था नरसा नायक। ठीक है, तो नरसा नायक ने क्या किया, इमादी नरसिंह का यहां पर आप कह सकते हो कि क्या किया था, इसका संरक्षक था, इसने इसके ऊपर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको दबाना, इसको मतलब सिखाना पढ़ाना कि भाई कैसे क्या किया जाए। ठीक है, और जो आपका नरसा नायक था, नरसा नायक का एक पुत्र था जिसका नाम था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने क्या किया, जो आपका ये मतलब इमादी नरसिंह था, ठीक है, इमादी नरसिंह की हत्या कर दी। ठीक है, देखो इमादी नरसिंह का संरक्षक था नरसा नायक और नरसा नायक का पुत्र था वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह ने क्या किया, जो इमादी नरसिंह था यानी कि सुलभ नरसिंह का पुत्र, ठीक है, उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में अपने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम रखा तुलुब वंश। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद में शुरू होता है 1503 के बाद में तुलुब वंश। ठीक है, तुलुब वंश की स्थापना इस प्रकार से 1503 में आती। ठीक है, क्या हुआ, सालवों की स्थापना कब, सुलभ वंश की स्थापना कब हुई, 1485 में। 1485 से लेकर के 1503 के बीच में सुलभों ने राज किया। इसमें 2 राजा हुए, एक तो आपको देखने को मिल जाते हैं सालुब नरसिंह, और सालुब नरसिंह के बाद में इसका पुत्र रहा जिसका नाम आप कह सकते हो इमादी नरसिंह। ठीक है, और इमादी नरसिंह की हत्या किसने की, इसके संरक्षक के पुत्र ने। ठीक है, इसका जो संरक्षक था उसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में खुद राजा बन गया, मतलब राजा बना ही नहीं बना, इसने क्या किया कि अपने एक नए राजवंश की स्थापना कर दी जिसका नाम रखा गया तुलुब वंश। ठीक है, और जो तुलुब वंश था वो 1503 या फिर 1505 आप कह सकते हो, दोनों में से कोई भी, कहीं कहीं पर 1505 लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर 1503 लिखा मिलता है। तो 1503 ही मान के चलते हुए कि एनसीईआरटी में 1503 दिया गया है। 1503 से लेकर के इसने 1570 तक राज किया। ठीक है, और तुलुब वंश के एक महान शासक होते हैं जिनका नाम है कृष्णदेव राय तुलुब। ठीक है, और कृष्णदेव राय जो थे ये तुलुब वंश के ही शासक थे, ये महान शासक थे। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं
हाँ, तो हाँ देखो, जब कृष्णदेव राय राजा बने, ठीक है, कृष्णदेव राय जो थे ये वीर नरसिंह के अनुज थे, यानी कि इनके बड़े भाई थे, ठीक है। वीर नरसिंह जिसने यहाँ पर सुलभ वंश की स्थापना की, वीर नरसिंह के बड़े भाई थे कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय जब राजा बने तो ये एक बहुत ही महान शासक कहलाए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी युद्ध भी किए। इन्होंने क्या किया था, एक और उड़ीसा के गजपति शासक को हराया था, ठीक है। एक मिनट, देखो यहां पर अगर हम कृष्णदेव राय की बात करें, जब कृष्णदेव राय राजा बने थे तो कृष्णदेव राय के राजा बनने से पहले जो पूरा राज्य था ना, वो विषम परिस्थितियों में था। यानी कि राज्य, आप ऐसे कह सकते हो कि राज्य में उथल पुथल मची हुई थी, आसपास के राज्य आक्रमण कर रहे थे। आक्रमण करने वालों में सबसे ऊपर आते हैं उड़ीसा के गजपति शासक, इसके बाद में विजयनगर के ऊपर जो अधिकतर प्रदेश हैं वहां पर सामंत वर्ग भी सर उठाने लगा था। बीजापुर के शासक भी यहाँ पर बीजापुर के और जो पुर्तगाली थे वो भी विजयनगर की असामान्य स्थिति को देख करके लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे, सभी प्रयत्नशील थे। यहां पर जब कृष्णदेव राय राजा बने तो उन्होंने सबसे पहले उड़ीसा के जो गजपति शासक थे उनको पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद में उदयगिरी पर 1513 ईस्वी में अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बाद में इन्होंने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह राजा थे, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया, और पराजित करने के बाद में रायचूर दोआब और मुडकल के क्षेत्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है। रायचूर दोआब वाला इलाका और मुडकल क्षेत्र वाला इलाका, यहां पर इन्होंने क्या किया, अपना राज्य स्थापित कर दिया, ठीक है। अगर आप देखो, हम अगर सामने आकर पढ़ा रहे होते तो आपको एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगती। यहां पर हम पेन वगैरह नहीं चला पा रहे क्योंकि स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आपको शायद थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट आई होप कि मैं यहां पर प्रयास करूंगा आपको बोरिंग ना लगे। यहां पर स्टोरी दी नहीं गई एनसीईआरटी में, और ये स्टोरी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बताने में भी मजा आ रहा है और इंपॉर्टेंट भी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो कृष्णदेव राय की कहानी को अगर हम देखते हैं तो कृष्णदेव राय जो थे ये बहुत ही महान शासक थे। इन्होंने अपने राज्य को विषम परिस्थितियों से निकाला था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, उड़ीसा का दमन किया। उड़ीसा के बाद में उदयगिरी पर इन्होंने अपने राज्य को, मतलब उदयगिरी को वापस लिया, उसको अपने राज्य में मिलाया। फिर उन्होंने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह थे उनको पराजित किया। फिर रायचूर दोआब पर इन्होंने कब्जा किया। फिर मुडकल क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित किया। इसके बाद में और आगे बढ़े और इन्होंने पुर्तगाली शासक जो थे, पुर्तगाली के जो यहाँ पर लोग थे, पुर्तगालियों के उदय की उपेक्षा की, ठीक है। क्योंकि देखो पुर्तगाली जो थे, अगर उनको उनके साथ में युद्ध करके उनको यहां से भगा देते तो इनको घोड़ों का आयात नहीं हो पाता, ठीक है। पुर्तगालियों से ये घोड़े वगैरह लिया करते थे। क्या लेते थे, घोड़े, ठीक है। घोड़ों का आयात पुर्तगालियों से करते थे, और घोड़ों की इनको आवश्यकता थी क्योंकि घोड़ों के बगैर युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। तो पुर्तगालियों की इन्होंने केवल उपेक्षा की, बाकी के जितने भी इनके शत्रु थे उन सभी को दबाया। दबाने के बाद में ये आगे बढ़े, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, देखो जैसे कि अन्य शासकों की तरह इन्होंने नौसेना पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अन्य शासकों ने नौसेना बना करके श्रीलंका की ओर भी आक्रमण किया और वहां से मतलब कर वगैरह प्राप्त किया था, बट इन्होंने यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनकी अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो ये इन्होंने अपने आसपास के जितने भी शत्रु थे उनको दबाने का प्रयास किया, ठीक है। इसके बाद में कृष्णदेव राय स्वयं तेलुगु और संस्कृत का महान विद्वान था। उसके काल में तेलुगु साहित्य ने एक नए युग को प्राप्त किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके विचारों की, ठीक है, तो उसने तेलुगु भाषा में राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक संबंधी विचारों को काफी आगे बढ़ाया। इसके बाद में विद्वानों का एक बहुत बड़ा संरक्षक था, ठीक है, और संरक्षक होने के कारण इनको एक उपाधि दी गई थी, इनको एक नाम दिया गया था जिसका नाम है आंध्र भोज, या फिर आप कह सकते हो आंध्र भोज, और एक और नाम दिया गया था अभिनव भोज, ठीक है। इनको ये उपाधि दी गई थी, और इनके दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान रहते थे। कितने, 8 विद्वान सुशोभित रहते थे, जिनको कभी कभी 8 दिग्गज, अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अब जो 8 दिग्गज हैं इनके बारे में अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएं कि 8 दिग्गज कौन कौन थे। ये आपको, हाँ एक कमेंट आया था, मैं उस कमेंट को ले लेता हूं। पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि सर जो यहाँ पर नोट्स आप बना रहे हो, ठीक है, जिन नोट्स के माध्यम से आप हमको पढ़ा रहे हो, क्या इससे भी ज्यादा शॉर्ट नोट्स हमें बनाने हैं या फिर इन नोट से काम चल जाएगा। देखो मैं तो कहता हूं कि डिटेल में आप पढ़ो, ठीक है। इससे ज्यादा शॉर्ट नोट्स हो ही नहीं सकते हैं इस चैप्टर के, अन्य चैप्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। वैसे सभी चैप्टर में जो नोट्स बन सकते हैं मैं उतना ही शॉर्ट बनाता हूं, ठीक है, उससे ना ही ज्यादा ना ही कम, बिल्कुल बैलेंस में लेकर के चलता हूं, ठीक है। तो यहां पर इससे ज्यादा शॉर्ट नोट्स नहीं बन सकते हैं। मुझे क्वेश्चन अचानक से ध्यान आ गया तो मैंने यहां पर दे दिया। हाँ, जो कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट थे और शायद इसी वजह से कृष्णदेवराय और आगे तक जा पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेवराय ने क्या किया था, हमने आपको बताया कि कृष्णदेवराय का जो राज्यकाल रहा है वो 1509 से लेकर के 1500 तुलुप वंश का जो साम्राज्य चला है, तुलुप वंश का, वो 1503 से लेकर के 1570 तक चला है। ठीक है, तुलुप वंश का। और तुलुप वंश के अंतर्गत जो कृष्णदेवराय राजा बना था वो 1509 में बना था। कब बना था? 1509 में राजा बना था। और 1509 से लेकर के 1529 तक राजा रहा था कौन? ये कृष्णदेवराय। ठीक है, कृष्णदेवराय राजा रहा था 1529 तक। अब 1529 में जब कृष्णदेवराय की मतलब इन्होंने अपना साम्राज्य छोड़ा 29 में, ठीक है, तो क्या हुआ देखो, अच्युत देवराय राजा बना 1529 में। अच्युत देवराय राजा बना जो कि इसी वंश से रिलेटेड था और इसने 1542 तक राज किया था, 1529 से लेकर के 1542 तक। लेकिन यहां पर क्या है कि थोड़ा सा मतलब आपको राजनीति देखने को मिलती है इनके राज्य में। यहीं से विजयनगर साम्राज्य का जो सिक्का है वो डोलने लगा था और यहां से इसके बाद में कोई एक ऐसा शासक नहीं हो पाया जो विजयनगर साम्राज्य को पुनः से संगठित करके आगे बढ़ा पाता। देखो, अच्युत देवराय जो था, जब कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई थी 1529 में, लिख लीजिएगा 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु के समय इनका जो पुत्र था जिसका नाम था सदाशिव राय, उस पुत्र की उम्र मात्र 18 महीना थी। यानी कि आप कह सकते हो 2 साल का भी नहीं था। और 2 साल का भी जो ना हो बच्चा, उसे राजा तो बनाया नहीं जा सकता है। इसलिए इसने क्या किया था, इनकी मृत्यु के बाद में इनके चाचा का बेटा, इनका चचेरा भाई था जो कि जिसका नाम था अच्युत देवराय, वो राजा बना था। ठीक है, अब जब अच्युत देवराय यहां पर राजा बना तो कृष्णदेवराय का जो दामाद था जिसका नाम था राम राजा राम राय, इसको यह व्यवस्था बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसने कहा कि भाई अगर आपका बेटा राजा बनने की स्थिति में नहीं है तो आप अपनी बेटी के पति यानी कि अपने दामाद को राजा बना सकते हो। ठीक है, अपने चाचा के बेटे को आपने कैसे दे दिया साम्राज्य? तो इसने यहां पर जब हस्तक्षेप किया तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर जो इनका जो दामाद था कृष्णदेवराय का, उस दामाद को कुछ इलाका दिया गया। ठीक है, इस दामाद ने क्या किया, पूरे के पूरे साम्राज्य में अपनी सहभागिता ली। क्या कहा कि भाई हमको साम्राज्य में हिस्सा चाहिए है। ठीक है, हिस्सा मांगा कि भाई आपका बेटा, हम मानते हैं कि भाई 18 महीने का है, वो राजा नहीं बन सकता है और आप अपने चाचा के बेटे को साम्राज्य दे रहे हो, अच्छी बात है, बट हमको साम्राज्य में अब हिस्सा चाहिए। अब हिस्सा जब इन्होंने मांगा तो अच्युत देवराय ने तिरुपति और कालहस्ती इन दोनों स्थानों पर अपना राज्याभिषेक करवा लिया। ठीक है, एक मिनट, अच्युत देवराय ने, एक मिनट, जो अच्युत देवराय था, अच्युत देवराय जो कि कृष्णदेवराय का भाई था, मतलब चाचा का बेटा था, चचेरा भाई था, उसने क्या किया, राम राजा राम राय को क्या किया, तिरुपति और कालहस्ती इन दोनों स्थानों का राज्याभिषेक कर दिया कि भाई इन दोनों स्थानों पर आप राजा बन के रहोगे, यहाँ के राजा आप कहलाओगे। साम्राज्य का विभाजन यहाँ पर हो गया, लेकिन केंद्र जो है वो विजयनगर साम्राज्य ही रहा, विजयनगर साम्राज्य के ही अंदर आएगा, बट ये इलाका आपके नियंत्रण में रहेगा। साम्राज्य के अंदर आपको यहां पर हिस्सा मिल रहा है, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, कौन कौन से इलाके थे? तिरुपति और कालहस्ती, इन दोनों स्थानों पर। अच्छा, जो अच्युत देवराय था उसने 1529 से लेकर के 1542 तक यहां पर राज्य किया और तब तक इसने क्या किया था, साम्राज्य को केवल अपने नियंत्रण में रखा था, साम्राज्य को सही ढंग से बस मात्र आगे बढ़ाया था। इसके बाद में जो कृष्णदेवराय का मेन पुत्र था, उसका जो असली बेटा था जिसका नाम था सदाशिव राव, ये 1543 में राजा बनता है। ठीक है, कब राजा बनता है? 1543 में। अब यहां का इतिहास जो है हम आगे डिस्कस करेंगे, 1543 के आगे का इतिहास, क्योंकि अब इसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कृष्णदेवराय के इतिहास यहां पर आपको देखने को मिलता है। कृष्णदेवराय तुलुप वंश से ही संबंधित थे, ये हमने डिस्कस कर लिया। तुलुप वंश के बाद में अराविदु वंश से जो सत्ता थी वो अराविदु वंश के हाथों में चली गई। जो अराविदु वंश के हाथों में सत्ता गई थी, ठीक है, वो क्या हुआ था, ये पूरे साम्राज्य के एक केवल इकलौते राजा नहीं बने थे, केंद्र इनके हाथ में चला गया था। ठीक है, केंद्र के शासक ये बन गए थे, पूरे साम्राज्य के शासक ही नहीं बने थे, इनके हाथ में मात्र केंद्र थे। जैसे आज आप देखते हो, सपोज दैट कि हमारे यहां पर जो दिल्ली में बैठ करके राज करेगा प्रधानमंत्री, सपोज दैट कि भाई किसी और पार्टी का है,
ठीक है, और बाकी के पूरे प्रदेश में जो सरकारें हैं वो अलग अलग पार्टी की चल रही हैं। इसी तरह से जो केंद्र पर राज था वो अराविदु वंश के हाथों में चला गया था। कब गया था? 1542 में। ठीक है, कब? 1542 में जो केंद्र था वहां का राजा बन गया था अराविदु वंश, और बाकी का जो इलाका था वो इनके कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। कृष्णदेवराय के शासन की अगर हम बात करें, इनकी विशेषता क्या थी, तो इन्होंने विस्तार और सुदृढ़ीकरण की नीति को अपनाया था, यानी कि साम्राज्य का विस्तार किया था, जितने भी इनके विरोधी थे, शत्रु थे, उनको दबाया, और दबाने के बाद में अपने साम्राज्य को मजबूत किया था इन्होंने। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच में इन्होंने बीच का जो क्षेत्र है जिसे रायचूर दोआब का क्षेत्र कहा जाता है, इसको हासिल किया था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। 1512 में इसे हासिल कर लिया था। इसके बाद में उड़ीसा के शासकों का दमन किया, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं 1514 में। फिर इसके बाद में बीजापुर के सुल्तानों को बुरी तरह से पराजित करके 1520 में इन्होंने उस इलाके को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो इन्होंने क्या किया था, अगर आप देखोगे तो विस्तार की नीति को अपनाया, एंड जहां तक इनका साम्राज्य गया वहां तक इन्होंने क्या किया था, दृढ़ीकरण किया, यानी कि मजबूतीकरण किया। ठीक है, अपने साम्राज्य को मजबूत किया, और एक बेहतर मंदिरों का, हाँ, कुछ बेहतर मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का भी श्रेय कृष्णदेवराय को जाता है। इन्होंने क्या किया, कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण भी करवाया। इसके अलावा जो मंदिर पहले से थे उन मंदिरों में गोपुरम या फिर आप कह सकते हो मंडप, ठीक है, मंडपों को क्या किया, जुड़वा दिया। जैसे आप देखते हो मंदिर के आगे बहुत बड़ा छज्जा टाइप का होता है जहां पर बैठ करके लोग लोकगीत वगैरह गाते हैं। ठीक है, मतलब भजन वगैरह गाए जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। मंदिर के जहां पर मूर्ति होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह के बाहर आप देखोगे बरामदा टाइप के बने होते हैं जहां पर लोग बैठ करके अपनी मतलब भजन वगैरह करते हैं, उसे कहते हैं गोपुरम। ठीक है, तो भव्य बहुत ही सुंदर सुंदर इस प्रकार के और भी अंदर अगर आप देखोगे तो गोपुरमों का निर्माण करवाया था। ठीक है, कृष्णदेवराय को इसका श्रेय जाता है। जितने भी मंदिर थे उन सभी मंदिरों का सुदृढ़ीकरण किया। अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप ही एक नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। ठीक है, माता को बहुत प्यार करते होंगे। और देखो ये एक साहित्य के महान संरक्षक भी थे, जो को याद रखना होगा। ठीक है, कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती मिलने लगी, यानी जो इनका चचेरा भाई राजा बना था उसको विद्रोही नायकों और सेनापतियों से चुनौती मिलने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, जो इनका मतलब 1529 के बाद में इनके जो दामाद थे कृष्णदेवराय के, उन्होंने भी अपने साम्राज्य में हिस्सेदारी मांग ली थी। अगर हिस्सेदारी ना मांग करके साम्राज्य के साथ में खड़े रहते और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करते, ठीक है, राज्य को मजबूती बनाने के लिए काम करते, तो शायद विजयनगर साम्राज्य आज भी होता। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि भाई अपने परिवार को संगठित करके रखो। ठीक है, अगर आप अपने परिवार को संगठित करके रखते हैं, उसे बिखरने नहीं देते हैं, तो आप हमेशा से अस्तित्व में बने रहेंगे। ठीक है, और अगर अपने परिवार को आप बिखेर देते हैं, ठीक है, तो आपका अस्तित्व कब समाप्त हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप चार भाई हो और चारों भाई एक होकर के रहते हो तो आप बहुत दूर तक जाओगे, और अगर चारों भाई अलग अलग हो जाते हो तो कितनी दूर तक जाओगे तो दूर तक, बट कितनी दूर तक जाओगे इसका कुछ निश्चित अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, चूंकि सत्ता के अंदर कई सारे मतलब राजनीतिक ढांचों में तनाव हो गया था, और इनके मतलब सत्ता के अंदर ही, विजयनगर साम्राज्य के अंदर ही मतलब अगर आप देखोगे तो यहां पर चूंकि सहभागिता प्रदान कर दी गई थी तो राज्य कमजोर होने लगा। अब विद्रोही नायक जो थे और जो सेनापति थे उनसे चुनौती मिलने लगी, और 1542 तक केंद्र का जो नियंत्रण था वो अराविदु के हाथों में चला गया। ये एक अन्य राजकीय वंश था, ठीक है, जिसके हाथ में नियंत्रण चला गया, जो कि 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे थे, यानी कि जब तक साम्राज्य रहा तब तक ये सत्ता पर काबिज रहे थे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई यहां पर कहा गया कि 1542 तक अराविदु वंश के हाथों में सत्ता चली गई। और आप कहोगे कि सर आप बता रहे हो कि जो कृष्णदेवराय का बेटा था वो 1542 में, ठीक है, कहां पर 1542 में इस साम्राज्य का राजा बना था। ठीक है, आपने भी ये कहा कि भाई सदाशिव राय जो है उसका शासनकाल रहता है 1543 से, हाँ 43 से, यहाँ पर याद रखना 43 से और 67। भाई जब 1542 में अराविदु वंश के हाथ में सत्ता चली गई थी तो ये राजा यहाँ पर कैसे बन सकते हैं, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा। समझो इस चीज को थोड़ा सा, क्या है कि यहाँ पर समझना आपके लिए जरूरी है। समझो इस चीज को, देखो अराविदु वंश जो है, ये जो राम राजा थे, यानी जो इनके कृष्णदेवराय का कौन था, ये कहते हैं दामाद। ठीक है,
उस दामाद से रिलेटेड है ये वंश आपका अराविदो वंश। ठीक है, अराविदो वंश जो है कृष्णदेवराय के दामाद का वंश है। ठीक है, ये कृष्णदेवराय का वंश नहीं है जो कि आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भैया यहाँ पर जो है मतलब अभी भी तुलुप वंश चल रहा है, तो तुलुप वंश यहाँ पर नहीं चला था। तुलुप वंश जो है वो 1570 तक चला था, लेकिन क्या है कि यहाँ पर अराविदु वंश जो है वो इनके दामाद से रिलेटेड था। तो दामाद से इनका दामाद का मतलब भाई था जिसका नाम क्या है, तिरुमल। ठीक है, राम राजा का भाई था तिरुमल। तिरुमल ने केंद्र पर 1542 में अपना नियंत्रण ले लिया था। अब जो आपका सदाशिव राय है जो कृष्णदेवराय का पुत्र था, वो राजा तो बना था, लेकिन वास्तविक बागडोर जो रही थी वो किसके हाथ में रही थी, वो राम राजा के हाथ में रही थी। किसके हाथ में, राम राजा, जो कि कृष्णदेवराय का दामाद था। दामाद के हाथ में वास्तविक बागडोर रही थी, लेकिन राजा बन गया था कौन, कृष्णदेवराय का असली बेटा सदाशिव राय। कहाँ 1543 से 67 के बीच में ये राजा रहा था। ठीक है, लेकिन ये केंद्र का राजा नहीं बना था, इसको कहीं और का राजा बनाया गया। वो पूरे साम्राज्य में इतने सारे शहर थे, किसी न किसी शहर का राजा बना दिया गया होगा, और जो मेन मतलब राजा बन के रहा था वो था कौन, आपका राम राजा। अब जब राम राजा था, तो राम राजा जो था ये बहुत ही कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, ये रणनीति बहुत चलता। जैसे आप महाभारत में देखते हो, जो शकुनी मामा थे महाभारत में, वो बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, उनसे बड़ा कूटनीतिज्ञ मतलब उस टाइम पर कृष्ण के अलावा और कोई भी नहीं था पूरे आर्यवर्त में। इसी तरह से जो राम राजा था, इसने भी अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसने क्या किया, 1543 के बाद में जो तत्कालीन मुस्लिम शासक थे, ठीक है, उस टाइम के, उनको आपस में लड़ाना शुरू कर दिया कि भाई आपस में तुम लड़ने लगो। ठीक है, जैसे कि भाई एक ये मुस्लिम शासक है, एक ही मुस्लिम शासक है, दोनों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इसने क्या किया, भाई मुस्लिम शासकों को निरंतर एक दूसरे के साथ लड़ाते रखा, और पुर्तगालियों के साथ में इसने क्या किया, व्यापारिक संधि कर ली, जिससे क्या हुआ, बीजापुर के जो शासक थे उनको घोड़ों की आपूर्ति, जो घोड़े मिला करते थे, घोड़ों की आपूर्ति पर इसने बैन लगवा दिया। अब धीरे से क्या हुआ, जो मुस्लिम शासक थे, जिसमें आपको मिलते हैं 3 शासक मिलते हैं, एक अहमदनगर के, एक मिलते हैं आपको गोलकुंडा के। ठीक है, जिनको आपस में लड़ा के रखा था, और बीजापुर। इन तीनों को ये पता चला कि भाई राम राजा जो है ये हमको आपस में मतलब व्यस्त रखे और अपने राज को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, बीजापुर को घोड़े नहीं मिलने दे रहा है ताकि उनकी सेना ना मजबूत हो सके, और अहमदनगर को और गोलकुंडा को आपस में लड़ाने में लगा हुआ है। तो तीनों ने क्या किया, एक साथ आ गए। तीनों एक साथ मिल गए, और एक साथ मिलने के बाद में क्या किया, इनके ऊपर अटैक कर दिया, विजयनगर साम्राज्य के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, कब अटैक किया, इस चीज को समझो। चूंकि 1542 से लेकर के 67 तक इनका राज चलता है सदाशिव राय का, और अगर आप देखोगे तो 67 तक राज्य मतलब अटैक हो चुका था। देखो यहां पर बताया भी जा रहा है कि इस काल में जब इनका टाइम पीरियड चल रहा था 1542 से लेकर के और जो 1567 के बीच का समय है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में क्या था कि इस काल में विजयनगर शासकों और दक्कन सल्तनत में आपकी जो ये आती हैं कौन कौन सी, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा है, अहमदनगर है। ठीक है, तो यहाँ की जो सल्तनतें थी, इनके शासकों की जो सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण थे, ठीक है, इन समीकरणों में क्या है कि बदलाव आए। ठीक है, समीकरणों में बदलाव आने लगे। अच्छा, समीकरणों में बदलाव कैसे आने लगे, इससे पहले अगर आप देखोगे तो एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने को मिलता है। जो ये आपका राम राजा था, कृष्णदेवराय का दामाद। ठीक है, जब कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु के समय पर, ठीक है, मृत्यु के समय पर जो आपके ये मतलब मुसलमान शासक मिलते हैं, ठीक है, मुगल शासक मिलते हैं, इन्होंने क्या किया था, राज्य में मतलब उत्तराधिकार को लेकर के जो झगड़े चल रहे थे, जो बीच बीच में मतलब काफ़ी अधिक वो देखने को मिल रहा था कि भाई उथल पुथल मची हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पर आकर के मध्यस्थता की थी। ठीक है, और मध्यस्थता करने के बाद में मेन राजा जो बनाया था वो बनाया था अच्युत देवराय को। ठीक है, और जो इनका दामाद था, उस दामाद को इन्होंने एक अलग कहाँ का, तिरुपति और कालहस्ती का मतलब राजा बनवा दिया था। तो यहाँ पर जो दामाद है वो इनसे खौफ खा के बैठा हुआ था, किनसे, मुगल शासकों थे, और चूंकि डायरेक्ट अटैक करके उनसे जीत नहीं सकता था, तो उसने क्या किया था, इन मुगल शासकों को आपस में लड़ाने का काम शुरू कर दिया था। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मतलब जितना कर सकते उतना करेंगे। तो यहां पर क्या है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मुगल शासक थे उनको ये पता चलने लगा कि भाई ये जो इनका दामाद है ना, ये बहुत ही मतलब उच्च क्वालिटी का राजनीतिज्ञ है और इसको हटाना पड़ेगा, अगर नहीं हटाएंगे तो हम खुद बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, अंततः क्या हुआ, ये स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। यानी कि जितनी भी दक्कन सल्तनतें थी उन्होंने आपस में मित्रता कर ली,
क्यों? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य को उनको खत्म करना था। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो विजयनगर साम्राज्य से पहले, मतलब विजयनगर साम्राज्य में तुलुप वंश से पहले अगर हम बात करते हैं किनकी, सालुब की बात करते हैं, या फिर हम बात कर ले संगम वंश की, तो संगम वंश के शासक हो गए या फिर सालुब वंश के शासक हो गए। इन दोनों ही शासकों ने मुगलों के साथ में अच्छे संबंध रखे, जिनमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहला जो राजवंश आता है जो कि आपको देखने को मिलता है, ये आपका संगम वंश। संगम वंश के शासक थे देवराय प्रथम, जो उन्होंने इनके साथ में जो युद्ध किया था, फिरोज जो बहमनी सुल्तान थे फिरोज शाह, इनके साथ में जब युद्ध हुआ था तो इनको हार मिली थी और तब संधि करनी पड़ी थी। इसके बाद में देवराय द्वितीय ने अपनी सेना को मजबूत किया था और अपनी सेना मुगल सैनिकों को भी रखा, और फिर उसके बाद में मैत्रीपूर्ण रिश्ते बनाकर चले थे दक्कन सल्तनतों के साथ में, ठीक है। लेकिन जब आपका ये आता है मतलब कृष्णदेवराय का दामाद, जिसका नाम आपको मिलता है राम राजा, ठीक है, तो राम राजा ने यहां पर क्या किया, अपनी कूटनीति चलनी शुरू कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध जब इन दक्कन सल्तनतों ने अपना मैत्री समझौता कर लिया तो 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसको तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में उतरी, जहां पर बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इन तीनों ही राज्यों की संयुक्त सेनाओं के द्वारा इसको करारी शिकस्त मिली, ठीक है। मतलब इन्होंने जो काम किया था राम राजा ने, ठीक है, कि भाई इन तीनों राज्यों को कमजोर किया जाए, मुगल शासकों को आपस में लड़ा दिया जाए, इनको घोड़ों की आपूर्ति ना हो पाए ताकि ये कमजोर हो जाएं। तीनों ने क्या किया, इस बात को समझा और समझने के बाद में एक साथ आए और आने के बाद में इनके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक हुआ कब था, इसके एक एक्चुअल डेट भी दी गई है। इसकी डेट दी गई है 23 जनवरी 1565। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565, ठीक है, 1565 को अटैक हुआ। जब यहां पर युद्ध हुआ तो युद्ध का नेतृत्व किया था किन्होंने, राम राजा ने, ठीक है, राम राजा ने। और नेतृत्व करने के बाद में राक्षसी तांगड़ी के इलाके में, यानी जिसे तालीकोटा कहा जाता है, तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, इसके युद्ध में इनको विजयनगर साम्राज्य को यहाँ पर शिकस्त मिली। जब शिकस्त मिली तो विजयी सेनाओं ने क्या किया, विजयनगर शहर पर धावा बोल दिया और बोलकर इसे लूट लिया, पूरी तरह से लूट लिया, और कुछ ही वर्षों के भीतर पूरी तरह से इसे उजाड़ दिया गया। और 1567 तक आते आते जो आपका ये मतलब कृष्णदेवराय का बेटा था सदाशिव राय, ठीक है, इसका भी मतलब शासन चला गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में अब साम्राज्य का जो केंद्र था वो पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां पर अराविदु वंश, जो कि मतलब राम राजा का वंश था, ठीक है, राम राजा के भाइयों का वंश आप कह सकते हो, ठीक है, राम राजा का राजवंश था। तो अराविदु राजवंश के ने पेनुकोंडा और बाद में चंद्रगिरी, जिसको तिरुपति कहा जाता है, तिरुपति के समीप, ठीक है, यहां से शासन किया। तो ये आपको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा कृष्णदेवराय ने, अपने साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। और कृष्णदेवराय का पुत्र चूंकि राजा बनने लायक नहीं था, ठीक है, और उसके दामाद ने आकर के पूरे साम्राज्य का किस तरह से यहां पर मतलब ढोल नगाड़ा बजवा दिया, ठीक है, कूटनीति के माध्यम से, राज्य को हथियाने के माध्यम से, लालच, आप देख सकते हैं यहां पर पूरा का पूरा साफ दिखता है यहां पर, ठीक है। अब इतिहास तो यही कहता है, जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थीं, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंधों में धार्मिक भिन्नता होने पर भी हमेशा या फिर अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। देखो एनसीईआरटी में भी ये बात बताई जा रही है कि हाँ, हम मानते हैं कि मतलब विजयनगर साम्राज्य का जो विध्वंस हुआ है इसका कारण मुख्य रूप से सुल्तान की सेनाएं हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ठीक है, लेकिन हमेशा से अगर आप देखोगे विजयनगर साम्राज्य और सुल्तानों और रायों की जो संबंध है, इन दोनों में धार्मिक भिन्नता होने के बाद भी, सुल्तान जो हैं मुगल हैं और राय जो हैं ये हिंदू हैं, इसके बाद भी शत्रुतापूर्ण हमेशा से ही इनकी जो आपस के व्यवहार है वो शत्रुतापूर्ण नहीं रहे। उदाहरण के लिए कहा जा रहा है कि कृष्णदेवराय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया था, ठीक है। जो कृष्णदेवराय हैं इन्होंने जो सल्तनतें थी, मुगल सल्तनतें थी, इसमें सत्ता के कई सारे दावेदारों का समर्थन भी किया था, यानी कि मित्रता पूर्वक आगे बढ़े और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया था। यानी कि इन्होंने, कृष्णदेवराय ने इस उपाधि को धारण किया था। विरुद्ध होता है प्रशंसा सूचक पदवी, ठीक है, इस पदवी को धारण करके गौरव भी महसूस किया था। यवन राज्य की स्थापना करने वाला ये इनको पदवी प्राप्त हुई थी और इसका भी समर्थन कई सारे मुगल शासकों ने किया था, यानी कि मित्रता पूर्वक रहे थे। लेकिन इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर के उत्तराधिकार के विवाद
हाँ, उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया था और यहीं से पूरी की पूरी कहानी बिगड़ने लगी। जब कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में जो विजयनगर के उत्तराधिकार को लेकर के विवाद चल रहा था, इसको सुलझाने के लिए बीजापुर के सुल्तानों ने क्या किया, यहां पर हस्तक्षेप किया था। एनसीईआरटी में भी ये बात देखो कही जा रही कि वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थीं। ये राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु ये सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, दोनों ही जो आपको साम्राज्य देखने को मिलते, चाहे विजयनगर साम्राज्य हो, बीजापुर हो, ये सभी एक दूसरे के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर चल रहे थे, ठीक है। और जब कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार को लेकर के जो विवाद चल रहे थे, इसको सुलझाने के लिए बीजापुर ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया और यहीं से क्या है कि पूरा का पूरा मामला बिगड़ने लगा, ठीक है। जो राम राय था, ठीक है, कृष्णदेवराय का दामाद, ठीक है, उसने यहाँ पर क्या किया, जोखिम भरी एक नीति को अपनाया, ठीक है। यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य और जो मुगल सल्तनतें हैं, ये एक दूसरे के साथ में स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी कि भाई तुम्हारा भी स्थायित्व बना रहे, हमारा भी स्थायित्व बना रहे, हम भी राजा बने रहे, तुम भी राजा बने रहे हो। लेकिन यहाँ पर राम राय आ गए, इसने यहाँ पर कूटनीति चल दी कि भाई सल्तनतों को आपस में लड़वा दो, जब ये कमजोर हो जाएं तो इनके ऊपर अपना अटैक करके अपने साम्राज्य को स्थापित करें, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर जोखिम भरी नीति चलाई। अगर इनकी नीति सफल हो जाती, ठीक है, तो ये एक महान राजा कहलाते। इनकी नीति यहाँ पर सफल नहीं हो पाई, राजा समझ गए और जो चूंकि वो समझ गए सुल्तान, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, वो एक साथ आए और एक साथ आने के बाद में इनके विरुद्ध क्या किया, ये सल्तनतें एक हो गई और एक होने के बाद में निर्णायक रूप से इनको पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में जो राम राय है, इसको अपनी बिल्कुल मतलब उस वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ ये पहुँचना चाहते थे। इनको इनका पूरा सम्मान दे दिया गया। ये आप देखो विजयनगर साम्राज्य है कृष्णा नदी के नीचे, ये आपको बीजापुर मिलता है। दोनों पास पास हैं, एक दूसरे के साथ में अच्छे संबंध थे। इसके अलावा गोलकुंडा ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ में अच्छे संबंध बनाकर चल रहे थे। बट यहाँ पर राम राजा ने क्या किया, अपना एक पांचवा पैर लगा दिया और पांचवा पैर लगाने की वजह से विजयनगर साम्राज्य पूरा नष्ट हो गया, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिलता है राय तथा नायक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राय और नायक। इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलने वाली, जिस पर प्रश्न बनते हैं। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो कि सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। देखो कहने का अर्थ ये कि साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने का जिनके पास में करने वालों में जो प्रमुख थे, यानी जिनके पास में सेना हुआ करती थी, और सेना प्रमुख आप कह सकते हो, ठीक है। सेना प्रमुख जो होते थे वही साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करते थे, यानी कि युद्ध वगैरह वो लड़ा करते थे। ये सामान्यतः जो किले होते थे, किलों पर अपना नियंत्रण रखते थे और इनके पास में सशस्त्र समर्थक थे, यानी कि सैनिक लोग हुआ करते थे जो इनका समर्थन किया करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे, यानी कि घूमते रहते थे कि आज इस किले पर इन्होंने अपना मतलब वो धावा बोल के रखा है कि आज हम यहाँ पर हैं, कल वहाँ पर हैं, ठीक है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहते थे। कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे, यानी कई बार क्या होता था, किसान लोग चाहते थे कि भाई हमको बसने के लिए उपजाऊ भूमि मिल जाए जहाँ पर हम खेती कर सकें, तो किसान लोग भी इनका समर्थन कर देते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन प्रमुखों को नायक कहते थे, ठीक है। जो प्रमुख होते थे, सेना प्रमुख, इनको नायक कहा जाता था और ये नायक लोगों के पास में सशस्त्र समर्थक होते थे और ये किलों पर अपना नियंत्रण रखते थे, ठीक है। और किसानों का इनको समर्थन प्राप्त था, चूंकि किसान जो थे वो उपजाऊ भूमि की तलाश में रहते थे ताकि वो वहां पर बस सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, नायक आमतौर पर तेलुगु कन्नड़ भाषा बोलते थे। तेलुगु या फिर कन्नड़, दोनों में से दोनों भाषाएं या फिर दोनों में से कोई एक भाषा ये बोला करते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण कर दिया था, पर ये अक्सर विद्रोह भी कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से बस में किया जाता था। यानी कि यहाँ पर कहने का अर्थ ये, जो नायक हैं इन्होंने कई बार क्या किया था, कई सारे, देखो कोई एक नायक तो था नहीं, कई सारे नायक थे। तो कुछ नायकों ने विजयनगर साम्राज्य के सामने समर्पण कर दिया था कि भाई हम आपकी सत्ता को स्वीकार करते हैं और आपके अधीन रह करके आपके नाम पर हम जो भी करेंगे वो आपके नाम पर करेंगे, ठीक है। अगर हम कहीं पर किसी किले पर नियंत्रण रख रहे हैं तो कहेंगे भाई विजयनगर साम्राज्य का नियंत्रण है। कुछ ऐसे भी हुआ करते थे नायक जो कि विद्रोह कर देते थे। जब कोई नायक विद्रोह करता था तो उनको सैनिक कार्रवाई के माध्यम से बस में किया जाता था। आगे बढ़ते हैं।
अमर नायक प्रणाली, ये एक प्रणाली थी जैसे आपने देखा था क्लास 8 में हमने समझा था और क्लास 7 में भी, कि मुगलों ने क्या किया था, एकता व्यवस्था लेकर के आए थे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक प्रणाली को लेकर के आया गया था, जिससे कि वो अपने मतलब साम्राज्य को मजबूत कर सकें। विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी अमर नायक प्रणाली। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। मतलब दोनों में समानता आपको देखने को मिलती है, एकता प्रणाली में और अमर नायक प्रणाली में। अमर यानी कि जो बिल्कुल आज अमर रहे, ठीक है, यानी जो इमोर्टल हो, जिसे मारा ना जा सके, और प्रणाली यानी एक प्रकार की प्रक्रिया। ठीक है, अमर नायक प्रणाली। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, यानी कि आप कह सकते हो सामंत थे। ठीक है, अमर नायक जो थे उनको सामंत कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो सैनिक कमांडर, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसान, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलने का काम करते थे। यानी कि जो ये अमर नायक थे, ये क्या करते थे, इनको इलाका दिया जाता था कि भाई आप इतने इलाके में रहोगे, यहाँ से किसान, शिल्पकारी और व्यापारियों के से भू राजस्व और कर प्राप्त करोगे। ठीक है, ये जो भी इनको राजस्व प्राप्त होता था, वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग के लिए, घोड़ों, हथियारों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। यानी जितना भी इनको राजस्व प्राप्त हुआ, उसमें से जितना इनका खर्चा है उतना पैसा निकाल लेते थे। ठीक है, पैसा या फिर जो भी प्राप्त हुआ वो निकाल लेते थे, तथा राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च कर दिया जाता था। सपोज दैट कि भाई 100 रुपये प्राप्त हुआ है। ठीक है, 100 प्राप्त हुआ है, 100 में से इन्होंने देखा कि भाई 55 हमारा खर्चा आता है पूरा का पूरा। ठीक है, 55 इन्होंने निकाल लिया। 55 में से इन्होंने कहा कि भाई हम क्या करते हैं कि भाई 55 के बाद में जो 45 बचा है, इस 45 का कुछ भाग हम मंदिरों को दे देते हैं। इसके अलावा इन्होंने देखा कि भाई किसानों के पास में सिंचाई से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो उन्होंने देखा कि भाई थोड़ा सा भाग हम सिंचाई के लिए दे देते हैं, खर्च कर देते हैं। और इनके पास अपनी सेना होती थी, ठीक है, जो संकट के समय राजा की मदद करती थी। तो ये ऐसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजता था, यानी कि साल में एक बार अमर नायक जो होते थे, यानी सैनिक कमांडर, ये साल में एक बार राजा को भेंट भेजा करते थे। अब भेंट में क्या भेजना है ये स्वयं तय करते थे। ठीक है, और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज के दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। जब भी दरबार राजा का लगता था तो राजा के दरबार के समय पर ये उपस्थित हुआ करते थे, किसके साथ में, उपहारों के साथ में, अपनी स्वामी भक्ति को प्रकट करने के लिए कि हाँ भाई राजा हम तुम्हारे नीचे हैं और आप ही हमारे स्वामी हो। ठीक है, उनको राजा मान रहे हैं, इस बात को दिखाने के लिए, स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए ये राज दरबार में उपहारों के साथ में समय समय पर उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था। यानी कि राजा क्या करते थे, कभी कभी इनका ट्रांसफ़र कर देते थे। सपोज दैट कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य है, साम्राज्य में ये 3 टुकड़े हैं, 3 टुकड़ों के 3 और टुकड़े हैं। ठीक है, अब इन सभी तीनों टुकड़ों के 2-2 और टुकड़े हैं। ये मालूम इतना बड़ा साम्राज्य है। यहाँ पर एक व्यक्ति, एक सामंत है जो कि 5 सालों से काम कर रहा है। राजा को लगा कि अगर ये और अधिक समय तक यहाँ पर रहेगा तो अपना राज्य स्थापित कर लेगा। इसे यहाँ से उठाया और यहाँ पर भेज दिया कि जाओ कुछ समय के लिए तुम यहाँ के सामंत रहोगे। ठीक है, और यहाँ के सामंत को उठा करके यहाँ पर भेज दिया, और यहाँ के सामंत को उठाकर यहाँ पर भेज दिया, फिर यहाँ वाले को यहाँ पर भेज दिया। ठीक है, ऐसे ट्रांसफ़र करते रहते थे समय समय पर इनका, ताकि इनकी शक्ति एक स्थान पर ना रहे। ठीक है, और अपनी स्वयं की मतलब ताकत को दिखाने के लिए। ठीक है, हाँ, ये कहा एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था। पर 17वीं शताब्दी में इनमें से कुछ नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करे थे। कुछ 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो तब तक विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो चुका था, यानी कि वो पूर्ण रूप से उतना मजबूत साम्राज्य नहीं रह गया था। तो जहाँ पर जो सामंत था उसने देखा कि अब भाई राजा कमज़ोर हो चुका है और हमको कंट्रोल नहीं कर सकता है, हमें दबा नहीं सकता है, तो उन्होंने क्या किया, अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। कई सारे सामंतों ने जहाँ पर ये राजा मतलब जिनको दबा नहीं पाए, उनको क्या किया, उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस कारण केंद्रीय राजकीकरण ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। अब चूंकि एक ने स्थापित किया तो दूसरे ने कहा भाई तुमने किया, हम भी कर लेंगे, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत तेजी से जो केंद्रीय राजकीय ढांचा था उसमें विघटन होने लगा। ठीक है, अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार समर से हुआ है। ठीक है, संस्कृत शब्द एक समर, इससे हुआ है। कहा जाता है अमर, एक मिनट,
अमर नायक प्रणाली जो यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसमें जो अमर शब्द का उपयोग किया गया है ये एक संस्कृत शब्द था जिसका नाम है समर। इस समर शब्द से अमर शब्द को निकाला गया जिसका अर्थ होता है लड़ाई या फिर युद्ध। ठीक है, ये फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है जिसका अर्थ होता है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। प्रश्न इस पर आने की संभावना है बट आ नहीं सकता मेरे हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भाई विजयनगर साम्राज्य जो ये शहर है, इस शहर के विषय में क्या क्या बातें खोज कर निकालेंगी, क्या क्या खोज हुई अभी तक। तो विजयनगर के राजाओं तथा उनके नायकों के बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं। जो राजा थे उन्होंने कई सारे अभिलेख लिखवाए थे, जो उनके नायक थे उन्होंने कई अभिलेख लिखवाए थे, तो उन अभिलेखों को प्राप्त किया गया है। इसके अलावा जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख इसमें तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है, यानी जितने भी उल्लेख प्राप्त हुए इन उल्लेखों में जो मंदिरों को दान दिया गया था वो दान इसमें दर्ज किया गया कि भाई हाँ इस व्यक्ति ने, इस राजा ने, इस नायक ने इतना यहाँ पर दान दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जैसे कि भाई राजा ने कोई युद्ध जीता तो उसकी सूचना दी गई, राजा कोई नियम लेकर के आया तो उसकी सूचना दी गई, तो ये घटनाओं का विवरण आपको इन अभिलेखों में देखने को मिलता है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और इसके बारे में लिखा, मतलब कई सारे विदेशी यात्री आए थे जिन्होंने शहर की यात्रा की और शहर की यात्रा के समय इसके बारे में लिखा भी। ठीक है, इनमें सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकोलो दे क्रांति नामक इतालवी व्यापारी था। क्या नाम इसका? निकोलो दे क्रांति। ठीक है, ये एक इतालवी व्यापारी था, इसका सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत देखने को मिलता है। फिर आते हैं एक आपको मिलते हैं अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक नामक फारस के राजा का दूत था जो कि विजयनगर साम्राज्य में घूमने के लिए या फिर रहने के लिए आया होगा। ठीक है, तो उसने एक वृत्तांत दिया है, उसमें देखने को मिलता है अफनासी निकेतन नामक रूस का एक व्यापारी था जिसकी भी वृत्तांत में आपको जानकारी देखने को मिलती है, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी। इन लोगों ने क्या किया था, 15वीं शताब्दी तक के शहर की यात्रा की थी और अपने अपने वृत्तांत दिए थे। इसके अलावा दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का एक फर्नाबो नूनिज जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे, इनके भी वृत्तांत देखने को मिलते हैं जिसके द्वारा हमको इसके विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारियां प्राप्त होती। ठीक है, ये उल्लेखनीय वृत्तांत हैं जिनके माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त होती है इस विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है अपना पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे विजयनगर राजधानी और उसके परिप्रदेशों के बारे में। विजयनगर जैसे कि यहाँ पर जल संपदा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल संपदा के बारे में, किलेबंदी और सड़कों को डिस्कस करेंगे कि किलेबंदी कैसे करवाई गई थी, किलेबंदी में क्या क्या था, इस पर प्रश्न आते रहते हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, एंड पार्ट 3 में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर इस वीडियो में लाइक अच्छे आ जाते हैं तो आज इसका वीडियो आएगा, एंड अगर लाइक अच्छे नहीं आते तो कल इसका वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग लाइक कीजिएगा। देखो लाइक नहीं करते हो, मैंने इतनी मेहनत से इसका पूरा स्टोरी आपको सुनाया। ठीक है, अगर आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर देखोगे तो इतने गहराई से इतनी स्टोरी आपको एनसीईआरटी में तो नहीं बताई गई है। विजयनगर साम्राज्य का अगर आप अलग से इतिहास पढ़े तो उसमें आपको बताया जाएगा, बट एनसीईआरटी में इस चैप्टर में इतनी गहराई से कोई भी स्टोरी नहीं बताई गई है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, एक अराविडू वंश है जिसकी हमने आपको पूर्ण स्टोरी नहीं बताई है। हम आपको बता दें अराविडू वंश जो है, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं चूंकि चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग कमेंट करोगे कि भाई सर आपने सभी वंशों का इतिहास बता दिया, अराविडू वंश का इतिहास पूर्ण रूप से क्यों नहीं बताया। तो देखो अराविडू वंश की हम आपको कुछ प्रमुख विशेषताएं बताते हैं। अराविडू वंश की जो स्थापना की थी वो राम राजा के भाई थे जिनका नाम था तिरुमल। ठीक है, तिरुमल ने अराविडू वंश की स्थापना की थी और इसके बाद में स्थापना करने के बाद में पेनुकोंडा को राजधानी बनाया था। पेनुकोंडा नाम है, क्या नाम है इसका? पेनुकोंडा। ठीक है, लिख लीजिएगा, पेनुकोंडा। ठीक है, पेनुकोंडा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। राजधानी की बनाने के बाद में यहाँ से शासन करने लगा। इसके बाद में वेंकट द्वितीय आया जिसने 1586 से लेकर के 1586 से लेकर के, ठीक है, कहाँ से 1586 से लेकर के 1614 तक, 1614 तक राज किया। और इसके बाद में ये मतलब इसने क्या किया था, ये एक महान शासक था। इसने चंद्रगिरी, ठीक है, चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था और वहीं से शासन इसने किया था। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो इसने अपना मुख्यालय बना करके रखा था तिरुपति, जिसे चंद्रगिरी कहा जाता है, वहाँ पर। और इसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को भी मतलब रोक के रखा था, उससे अपने साम्राज्य की सुरक्षा की थी। इसके बाद में वेंकट द्वितीय आते हैं। जो वेंकट द्वितीय हैं इनको स्पेन के शासक जिसका नाम है फिलिप तृतीय, इसके साथ में काफ़ी अच्छा खासा व्यवहार इनका रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद में
शासक बनते 1642 में एक शासक आते हैं जिनकी आपको ज़्यादा वो देखने को मिलती है, जिनका नाम है श्रीरंग तृतीय। क्या नाम है इनका? श्रीरंग तृतीय। ठीक है, लिख लीजिएगा, श्रीरंग तृतीय। ठीक है, तृतीय। श्रीरंग तृतीय ने क्या किया था? 1642 से लेकर के 1652 तक राज किया था। ये विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक थे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को बताया क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। श्रीरंग तृतीय विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इसने अपने शासन से पूर्व ही देखो, शासन में पूर्व से ही अयोग्यता और निर्बलता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगी थी। जब ये राजा बना था तो राजा बनने के पहले ही मतलब ये दिखने लगा था कि हाँ भाई, ये अयोग्य है और निर्बल है। ठीक है, चूँकि ये विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक है तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि अंतिम शासक बहुत तगड़ा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कांग्रेस जो है, कांग्रेस में कई सारे प्रधानमंत्री हुए हमारे देश के, लेकिन जो अंतिम प्रधानमंत्री कांग्रेस के अभी अगर आप देखोगे हुए, वो मनमोहन सिंह थे। और मनमोहन सिंह का बहुत ही मजाक बना है, वो बना कि भाई वो तो मौन सिंह है, नाम उनका मौन सिंह रख दिया गया। वो इतने बड़े स्कॉलर हैं कि अगर वो बोलना शुरू करेंगे ना तो 4-5 घंटे तो एक टॉपिक पर बोलते रहेंगे और आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, और देखोगे तो उनकी जो चाल चलन थी, उनकी जो बोलने की आदत थी, ठीक है, उनके बात करने का तरीका था, वो देखकर जनता को ऐसा लगा कि भाई ये जो प्रधानमंत्री ताकतवर रही है। ठीक है, और एक तरफ मोदी जी जो शेर की तरह दहाड़ रहे थे। इन दोनों में जब कंपैरिजन किया गया तो मोदी जी को बहुत ज़्यादा वोट मिले और मोदी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री बन गए। कांग्रेस का वहाँ से अगर आप देखोगे तो डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक है, आज कांग्रेस की कितनी सीटें बची हैं आप खुद देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। हाँ, इसी तरह से जो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक है वो कौन था? श्रीरंग तृतीय। ठीक है, जिसकी अयोग्यता स्टार्टिंग से ही देखने को मिलती है। इसके शासनकाल के समय मैसूर हो गया, वेदनूर हो गया, तंजौर है, ये स्वतंत्र राज्यों के रूप में सामने आए। ठीक है, सामंती शक्तियां प्रबल होने लगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक लड़ाई हुई जिसका नाम था विरचिमपुरम। विरचिमपुरम, हाँ, विरचिमपुरम नाम से हुई। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर है एक मिनट, विरिंचिम है, विरिंचपुरम। ठीक है, विरिंचपुरम, ये एक विरिंचपुरम की लड़ाई हुई थी जिसमें गोलकुंडा की सेनाओं से पराजित होने के बाद में विजयनगर साम्राज्य का पूर्ण रूप से पतन हो गया था। यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को अच्छा लगा है, एक अगर आप यहाँ तक हो तो कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। लगभग 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है, वैसे अगर हम आपको ये गहराई से इतिहास नहीं समझाते तो ये पार्ट भी 30 मिनट से ऊपर जाने वाला नहीं था। बस 20 से 30 मिनट में मैं कंप्लीट कर सकता था, बट डिटेल में लेकर क्या ना मेरी आदत है, तो इसलिए इसका टाइमिंग ही आपको देखने मिलता। 40 से 50 मिनट ज़्यादा मैंने इसमें टाइम दिया, क्योंकि मुझे डिटेल में टॉपिक एक्सप्लेन करना था। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी और उसके परिप्रदेशों के बारे में। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में, और अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम उस टॉपिक को भी बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।